नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का इतिहास क्या है। इंडिया में इंटरनेट कब आया। इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। जब इंडियन मार्केट में जियो आया था तो उसने डेटा को फ्री के बराबर कर दिया था, तो उससे पहले जो मौजूदा कंपनियां थी वो ये क्यों नहीं कर पा रही थी और आखिर ये जियो के लिए कैसे पॉसिबल हुआ। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। The fastest growing part of the internet is the World Wide Web. So the early web was text and hyperlinks. It was meant so when you go to your bank and you sign in, you would not have to sign in every time you went forward or back or. पहला सवाल है कि इंटरनेट क्या है। बेसिकली इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेटवर्क, जिसका मतलब अलग अलग होता है। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ और नेटवर्क का मतलब होता है जाल। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसके जरिए आप दुनिया भर के कंप्यूटर को एक दूसरे से बड़े ही आसानी से जोड़ सकते हैं, जो एक वायर या वायरलेस तरीके से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और इनके जरिए हम डेटा को बड़े ही आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम आसान भाषा में बोले तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, जिसके जरिए दुनिया भर के कंप्यूटर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से आपस में कनेक्टेड होते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस इनोवेशन के जरिए हमारी जिंदगी इतनी बदल गई है कि हम आज के समय में घंटों इस पर समय बिताते हैं। किसी भी चीज की अगर हमें जानकारी चाहिए तो इंटरनेट पर जाकर बस एक बार सर्च करके उसको पा सकते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी इंटरनेट में कौन डालता है और आखिर ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है। आखिर इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, पहली बार ये लोगों के बीच कब आया था। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो शायद आपको ना पता हो। चलिए अब जानते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। अगर हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें समय से थोड़ा सा पीछे चलना होगा, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ये बात है साल 1957 की, जब सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक स्पेस में भेजा। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए तुरंत यूएस गवर्नमेंट ने भी साल 1958 में अपनी आरपा का निर्माण किया, जिसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एनर्जी होता है, जिसे बाद में नाम बदलकर डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एनर्जी रखा गया। उसी समय डार्पा को यह काम दिया गया कि वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसे अगर उन पर हमला भी हुआ तो उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हर तरफ से आसानी से चालू रहे, ना कि बंद हो जाए, ताकि हमारे सैनिक जो इधर उधर मौजूद है उनसे हम बात कर सके। और यही से डार्पा ने अपना पहला कंप्यूटर सिस्टम बनाया, जिसका नाम उन्होंने आरपानेट दिया। आरपानेट से सिर्फ 4 कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा गया, वो भी 4 अलग अलग लोकेशन पर। और इनसे जो पहला एसएमएस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तक भेजा गया था, और वो मैसेज था LO वर्ड्स, जिसे असल में लॉगिन नाम से भेजा गया था। पर सिस्टम क्रैश होने की वजह से ये पूरा नहीं जा पाया, जिसकी दूरी करीब 360 मील थी। और इससे ये तो जरूर पता हो गया था कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है। आगे चलकर इससे कई सारे और भी कंप्यूटर सक्सेसफुली जोड़े गए। आरपानेट पहला ऐसा नेटवर्क था जिसने पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, और इससे पहले जितने भी नेटवर्क थे वो सारे सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे, जो एक टेलीफोन के वायर की तरह काम करता था। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी और सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जैसे ही आप उस वीडियो पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो गूगल के सर्वर में से अलग अलग पैकेट्स के रूप में अलग अलग रूट से ट्रैवल करके आपके नजदीकी सेल टावर में आता है और वहां से मोबाइल तक आता है। अब जानते हैं सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच एक फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है। सर्किट स्विचिंग का सिंपल एग्जांपल टेलीफोन सिस्टम है, जिसमें सेंडर और रिसीवर फिजिकल कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। इसे हम बाद में ज्यादा डिटेल में समझेंगे। इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से तब बदल गई जब साल 1980 में टिम बर्नर्स-ली ने कई सारे इन्वेंशन किए, जैसे HTML, HTTP, www और वेब ब्राउजर। चलिए जानते हैं HTML क्या होता है। HTML एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट को बनाने में किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये लैंग्वेज कंप्यूटर की अन्य लैंग्वेज जैसे C, C++, जावा के मुकाबले बहुत ही इजी है। इसका इस्तेमाल करना कोई भी व्यक्ति आसानी
आसानी से और बहुत ही कम समय में सीख सकता है। चलिए अब जानते हैं HTTP क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिनका उपयोग वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच किसी भी वेबसाइट के डेटा को लेन देन करने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउजर जिसके बाद से पूरी दुनिया के किसी भी नेटवर्क में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाना लगभग मुमकिन हो चुका था। आगे चलकर साल 1983 में DNS का इन्वेंशन हुआ जिससे इंटरनेट के ऊपर किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत ही आसान हो गया था। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम है। DNS का काम डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं तो यह DNS उनको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम IP एड्रेस की तुलना में नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर आपको यह कहा जाए कि आपको www.google.com या फिर ये नंबर याद रखने हैं तो ज्यादातर लोग www.google.com ही याद रखेंगे। 1990 में ARPANET को पूरी तरह से बंद करके एक नए नाम के साथ इंटरनेट के रूप में लाया गया जिसको टिम बर्नर्स-ली ने 6 अगस्त 1991 में पहली बार इंटरनेट की वेबसाइट बनाकर वर्ल्ड वाइड की जानकारी दी थी। साल 1994 तक ये इंटरनेट पूरी तरह से प्राइवेट था। इसके बाद से प्राइवेट कंपनियों को इंटरनेट दिया गया ताकि इसको पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जा सके और कुछ इस प्रकार से इंटरनेट आज हमारे तक पहुंच पाया है। चलिए अब जानते हैं आखिर भारत में इंटरनेट कब आया। सबसे पहले इंटरनेट 14 अगस्त 1995 को भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आम जनता तक ये सुविधा को पहुंचाया जिसके अंदर बस कुछ ही बड़े शहर मौजूद थे जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली। जबकि उस समय जो उनको स्पीड मिलती थी वो केवल 9.6 किलोबाइट्स प्रति सेकंड हुआ करती थी और सिर्फ 250 घंटे के लिए $160 चार्ज किया जाता था। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंटरनेट भारत के अंदर 1986 में ही आ चुका था। दरअसल इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने सरकार की मदद से एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की जिससे ये हुआ कि इंडिया के अंदर जितने भी बड़े कॉलेज थे वहाँ के स्टूडेंट को इंटरनेट के ऊपर पड़ी जानकारी को हासिल करना था ताकि वो और भी जानकारी जान सके और कुछ नया सीख सके। और इसी चीज को देखते हुए सबसे पहले इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में लाया गया। आगे चलकर 1 अक्टूबर 2000 को BSNL की स्थापना हुई जिससे इंटरनेट और ज्यादा लोगों के करीब पहुंच गया और कुछ इस प्रकार से इंडिया के अंदर इंटरनेट की शुरुआत हुई। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये इंटरनेट का मालिक कौन है, क्योंकि अभी तक दुनिया में जितनी भी चीजें इन्वेंशन हुई है तो उसका मालिक जरूर से कोई ना कोई रहा है। तो फिर इस इंटरनेट का ओनर कौन है? इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जैसे ऑप्टिकल फाइबर, IP एड्रेस, डोमेन नेम, राउटर, इंटरनेट टावर और इन सारी चीजों के मालिक अलग अलग ही होते हैं। इसीलिए इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। चलिए अब जानते हैं इंटरनेट आखिर कैसे चलता है। आज के समय में इंटरनेट पूरी दुनिया भर में 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें भारत दुनिया का दूसरे नंबर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप इंटरनेट की मदद से कोई भी आर्टिकल, सॉन्ग, मैसेज या वीडियो सर्च करते हैं तो वो आपको बहुत ही कम समय में आप तक कैसे पहुंचा देता है। अगर मैं इस चीज को आसान भाषा में बोलूं तो इंटरनेट की मदद से जब भी आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो उसका डेटा पहले से ही उसके डेटा सर्वर पर मौजूद होता है। वैसे ये जो डेटा सर्वर है वो एक तरह का कंप्यूटर ही होता है पर उसका काम आपके डेटा को सेव करना है। मान लो कि आपने कोई भी एक वीडियो बनाकर किसी जगह पर डाल दिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और वो आपका डेटा सीधे डेटा सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाता है और जो कोई भी इस लिंक पर आकर क्लिक करता है तो डेटा सर्वर उस चीज को आप तक पहुंचा देता है। दुनिया भर की जितनी भी बड़ी वेबसाइट है जैसे गूगल, फेसबुक, याहू या फिर माइक्रोसॉफ्ट, तो इन सब के अलग से बहुत सारे डेटा सेंटर होते हैं जहां इनके डेटा कलेक्ट होते रहते हैं। मान लो कि आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और ये YouTube गूगल का है तो इसका डेटा गूगल के डेटा सेंटर में कलेक्ट होता है और आप जैसे ही कोई वीडियो की लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो तुरंत अपने डेटा सेंटर से अपने सर्वर को भेजता है और फिर आप उसको देख पाते हैं, जिसमें बहुत सारी दूरी होती है। उसके बावजूद भी बस कुछ ही सेकंड में आप तक पहुंचा दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इतनी ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी आपके पास कोई भी वीडियो या फिर कोई भी आर्टिकल इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाता है। इसके लिए सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके बाल से भी ज्यादा पतली होती है और कई सारी मोटी लेयर के अंदर मौजूद होती है जिसके अंदर लाइट की मदद से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता
है और इन सारे केबल्स को समंदर के रास्ते बिछाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर लाइट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर केवल लाइट ही एक ऐसी चीज है जो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है और यही वजह है कि आप बस एक क्लिक करके मनचाही वीडियो को देख पाते हो। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इसीलिए आपको कहीं नहीं दिखती है क्योंकि वो समुद्र में बिछी होती है और उसके बाद जब उसे आपके शहर या गांव तक लाया जाता है तो उसको जमीन के अंदर से ही लाया जाता है। कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की जगह क्यों ना सैटेलाइट के जरिए इसको चलाया जाए, पर ऐसा करने से आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन इसकी दूरी है। आप खुद ही सोचो कि पहले इंटरनेट को जमीन से सैटेलाइट भेजना पड़ता है, फिर वापस सैटेलाइट से जमीन तक लाना पड़ता है और ऐसा करने से काफी वक्त लगेगा। तो आखिर ये हमारा फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कैसे चलता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास में कितनी दूरी पर टावर लगा हुआ है, जिसके ऊपर लगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से आपके फोन तक उसका नेटवर्क आता है। और जितने भी आपको ये टावर दिखाई देते हैं वो सब के सब ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े रहते हैं। चलिए अब जानते हैं जियो के आने से पहले इंटरनेट भारत में इतने महंगे क्यों थे। इंटरनेट को चलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत पड़ती है जो समंदर के रास्ते से जमीन के रास्ते से होते हुए आपके गली मोहल्ले तक आती है, जिसको बिछाने का काम टियर 1 कंपनियां करती है। ये काम भारत में टाटा कंपनी भी करती है और करती आ रही है। इन सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल को टियर 1 कंपनी बिछाने के बाद अपने डेटा को टियर 2 कंपनी को बेचती है, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया और ऐसी कई सारी कंपनियों को। तब तक इनके पास आते आते ये डेटा काफी महंगा हो जाता है, इसीलिए हमें इंटरनेट जियो से आने से पहले बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा था। पर जियो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल जब रिलायंस जियो मार्केट में आई थी तो वो आने से पहले ही करीब 5 साल तक अपने खुद के ही ऑप्टिकल फाइबर केबल को हर तरफ से बिछा रखा था और ऐसा अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया था। और यही इसका सबसे बड़ा कारण था आम लोगों को जियो का इंटरनेट फ्री में देने का, क्योंकि जियो पहले से ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी और बाकी सारी कंपनियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए जियो के आने के बाद कई सारी कंपनियां बर्बाद हो गई, कितनी कंपनियां पूरी तरह से बंद हो गई, कई सारी कंपनियां आपस में जुड़ गई जैसे वोडाफोन और आइडिया। इसी वजह से जियो सबसे आगे निकल गया, क्योंकि इनकी वजह से और कंपनियों को अपने डेटा को मजबूरी में सस्ता करके ही बेचना पड़ता था। वैसे आपको जियो का आइडिया कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।